हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे बायोलॉजी की जो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, आपको पता है, जिसमें मैंने बायोलॉजी में आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह समझा रहा था, है ना। लास्ट मैंने पैरेलली लेके चल रहा हूँ मैं आपको। पैरेलली क्या मैंने बताया आपको? पैरेलली इन द सेंस की कार्बोहाइड्रेट मैंने न्यूट्रिशन मैंने स्टार्ट किया था। आज मैं कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगा, कंप्लीट करूंगा और एमिनो एसिड स्टार्ट करेंगे। एमिनो एसिड पढ़ के प्रोटीन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से ही मिलकर बनते हैं, वो हो गया। और उसके बाद मैं उधर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल पढ़ा रहा हूँ। सेल जैसे कंप्लीट होगा, हम लोग को रेस्पिरेशन या डाइजेशन, पहले हम लोग फिजियोलॉजी में एंट्री करेंगे तो डाइजेशन पढ़ेंगे। और डाइजेशन में आपको न्यूट्रिएंट्स जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, प्रोटीन, फैट, इनको ही डाइजेस्ट करना है। इसीलिए मैंने पैरेलली स्टार्ट कर दिया था कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ताकि जैसे हम लोग यहां से कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करें वैसे हम लोग एंट्री भी कर जाएंगे सेल को कंप्लीट करके, कहां? डाइजेशन में। तो ये चीजें डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, एक साथ कंप्लीट भी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। और ये जरूरी भी है, बिकॉज इन्वायरमेंट इकोलॉजी मुझे स्टार्ट करना है, इसको खत्म करके, किसको खत्म करके? बायोलॉजी को कंप्लीट करके। और साइंस टेक में स्टार्ट कर चुका हूं, थोड़ा सा लेक्चर मैंने पेंडिंग में रखा था, अब मैं लेक्चर आपको डालूंगा साइंस टेक का, ठीक है। बट आप साइंस टेक को जो मैं पढ़ाया हूं, 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर गई है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे जो मैं बताऊंगा लिंकिंग समझ में आएगी, मैं क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी मैं आपसे क्या बता दूं, थोड़ा सा 2 मिनट आपको रिवाइज करा देता हूं। क्या चीज? 2 मिनट रिवाइज कराता हूं। मैंने आपको क्या समझाया है कार्बोहाइड्रेट में? कार्बोहाइड्रेट को मैंने 4 टाइप में बांटा था। नॉर्मली आपको याद होगा 4 टाइप में क्या बता था। जैसे कि एक सिंपल शुगर के फॉर्म में मैंने मोनोसेक्राइड बताया था, याद है? सिंपल शुगर। उसके बाद मैंने बताया था कि डिराइव्ड मोनोसेक्राइड मैंने बताया था, जो कि मोनोसेक्राइड से ही डिराइव किए जाते हैं ना, कुछ रिएक्शंस के माध्यम से, वो हो गया। उसके बाद फिर मैंने ओलिगोसेक्राइड बताया था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था, 2 to 9 यूनिट जुड़ते हैं मोनोसेक्राइड के तो ओलिगोसेक्राइड बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद पॉलीसेक्राइड की बात मैंने लास्ट क्लास में की थी। तो पॉलीसेक्राइड की बात की थी। पॉलीसेक्राइड मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया। पॉलीसेक्राइड में मैंने डिफरेंशिएशन किया था, फिर से उसको क्लासिफाई किया था पॉलीसेक्राइड को। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, एग्जांपल 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 स्टार्च, एग्जांपल ग्लाइकोजन, एग्जांपल इन्युलिन, इंसुलिन नहीं इन्युलिन, मैंने बताया लास्ट क्लास में। स्टोरेज हो गया, स्टोरेज के फॉर्म में है, संग्रहित रहती है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, स्ट्रक्चर, संरचना का पार्ट है किसी का। सेलुलोज, काइटिन, पैक्टिन वगैरह आपने नाम सुना होगा। ये सारी चीजें जो है क्या है? सेलुलोज, काइटिन, पैक्टिन, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेलुलोज आप जानते हो सेल वॉल में होता है, काइटिन आप जानते हो फंगस के सेल वॉल में होता है। तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, मैंने पूरा समझाया आपको, लेक्चर देख सकते हैं जो नए हैं। उसके बाद म्यूकोपॉलीसेक्राइड, जो कि लसलसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे म्यूकोपॉलीसेक्राइड मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिया था, कुछ बता देता हूं। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है एक तरीके का म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, जो कि हमको मिलता है कार्टिलेज के अंदर। हायालुरोनिक एसिड, हायालुरोनिक एसिड जो है ये क्या है? ये भी एक क्या है? ये भी एक तरीके से म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, जो कि कहां मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है। हायालुरोनिक एसिड कहां मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है। बाकी लास्ट क्लास में मैंने कुछ और भी बताया था, किसी को ध्यान हो तो हायालुरोनिक एसिड कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। मैं टिश्यू में पढ़ाऊंगा, बट हायालुरोनिक एसिड कहां मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू में। उसके बाद हस्क ऑफ प्लांटेगो ओवाटा प्लांट, हस्क मतलब भूसी, प्लांटेगो ओवाटा प्लांट के जो सीड होती है, बीज, बीज का जो ऊपर का छिलका होता है, उस छिलके का हम लोग भूसी बनाते हैं, हस्क बनाते हैं, और वो ईसबगोल जो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज वगैरह होते हैं, उसमें यूज करते हैं। तो वो भी क्या है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड। भिंडी में जो लसलसे होता है, लसलसा होता है ना, लसला अब तो नहीं मिल रहा है भिंडी में लसलसा चीजें, पहले भिंडी बनाते थे पूरा लसलसा हो जाता था, सब्जी वगैरह देखते थे ना, वो लसलसा जो चीज होती है, स्लाइमी चीज जो म्यूसिलेज के फॉर्म में होती है, वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड ही है, ठीक है। और इन्युलिन जो होती है, इन्युलिन, ये क्या कहते हैं? इन्युलिन की बात कर रहा हूं मैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बात कर रहा हूं, इन्युलिन की नहीं। म्यूकोपॉलीसेक्राइड में मैंने बताया कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो लसलसा चीज होती है ना, उसमें आपको म्यूकोपॉलीसेक्राइड मिल जाएगी। जैसे कि भिंडी मैंने आपको बताया था, लसलसा चीज में आपको नॉर्मली मिल जाता है, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बात मैं कर रहा हूं। इनुलिन जो मैंने बताने की कोशिश की थी, जो कि स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, इनुलिन, ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड हो गया। एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल और ले लो, हेपेरिन जो है, हेपेरिन ब्लड का एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को थक्का होने से रोकता है, हमने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद आप ले लो, जैसे कि स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में स्टार्च मैंने समझाया, ग्लाइकोजन समझाया, इन्युलिन समझ लो। एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में इन्युलिन, इंसुलिन नहीं, इन्युलिन। इन्युलिन क्या है ये?
ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इनुलिन क्या है? ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। आपको पता होना चाहिए कि इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, एक प्रकार का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, जैसे कि ग्लाइकोजन वगैरह मैंने बताया और स्टार्च बताया। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में घुल जाता है। और कहां मिलता है? मैंने आपको बताया था डहलिया प्लांट के रूट में मिलता है, स्वीट पोटैटो में मिल जाएगा, ओनियन में मिल जाएगा, गार्लिक में मिल जाएगा, आर्टिचोक में मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां मिलेगी। ये मेटाबोलाइज नहीं होता है बॉडी में मेटाबोलाइज डाइजेस्ट नहीं होता है। तो क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये आपको किडनी में पढ़ाऊंगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी कि किडनी की फंक्शन को ठीक पता करने के लिए सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इनुलिन का चेक करते हैं, क्योंकि इनुलिन सीधा किडनी से फिल्टर हो जाता है यूरिन के माध्यम से। तो इसलिए इनुलिन का चेक किया जाता है कि इनुलिन बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, जितना डालोगे बॉडी में उतना यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, किडनी से फिल्टर होते बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए किडनी काम कर रहा है सही से, इनुलिन डालिए, इनुलिन डाल दिया, इनुलिन डालने के बाद किडनी से पूरा फिल्टर होगा वो, क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं होता है बॉडी में। और टॉयलेट के माध्यम से आप यूरिन के माध्यम में चेक कर ले कितना इनुलिन डाला था बॉडी में, कितना बाहर निकला यूरिन के माध्यम से, पूरा आ रहा है सही तो ठीक है, किडनी अच्छी काम कर रही है। अगर पूरा इनुलिन बाहर नहीं आ रहा है एक तरीके से, तो आप कह सकते हो किडनी फंक्शन सही नहीं कर रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कुछ गड़बड़ है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये हम लोग बात करें किडनी में, वहां पर हम लोग GFR को चेक करने के लिए हम लोग इनुलिन का यूज करते हैं, यानी किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं किडनी का फंक्शन चेक करने के लिए, क्योंकि पचता नहीं है ना बॉडी में, तो किडनी से पूरा सीधा सीधा बाहर निकल जाता है, ये पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है किडनी से। किडनी सही वर्क कर रही है तो पूरा फिल्टर कर देगी, पूरा फिल्टर कर देगी तो हमें पता चल जाएगा यूरिन में कि भाई यहाँ इनुलिन हमने इतना डाला था तो इतना यूरिन के माध्यम से बाहर आ गया, यानी किडनी ने पूरा फिल्टर किया है, किडनी सही काम कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें है, अप्लाइड है ना, अप्लाइड है, इसीलिए मैंने आपको बताया अप्लाइड पोर्शन है। उसके बाद आपको समझना है क्या, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड समझ लिया, म्यूको जहां लसलसा होगा, भिंडी वगैरह मैंने बताया आपको, स्लाइमी सब्सटेंस चिपचिपा होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, जिसको म्यूसिलेज के नाम से जानते हैं। म्यूसिलेज चिपचिपे होते हैं ना, म्यूसिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और किस चीज से बनता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड? म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है बनता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, गैलेक्टोज, ब्रेन शुगर, मैनोज, यूरोनिक एसिड और शुगर के डेरिवेटिव। किन चीजों से म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनते हैं? गैलेक्टोज लिखो, मैंने बता चुका है, मैनोज लिखिए, यूरोनिक एसिड ये मैंने नहीं बताया, लिख लो, यूरोनिक एसिड और अदर शुगर के डेरिवेटिव्स मिलके म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एग्जांपल मैंने समझा दिया। हेमीसेलुलोज क्या है? याद है हेमीसेलुलोज? हेमीसेलुलोज इज अ मिक्सचर ऑफ किसका किसका मिक्सचर है? मिक्सचर है वो जाइलुलोज का मिक्सचर है, लिख लो। हेमीसेलुलोज, जाइलुलोज, मैनोज का मिक्सचर है। हेमीसेलुलोज मैंने बताया भी है, आपको याद होगा, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। गैलेक्टोज, एरेबिनोज, इनका मिक्सचर होता है हेमीसेलुलोज। ठीक है, हेमीसेलुलोज इनका मिक्सचर होता है। और इंजाइम सेलुलेज इंजाइम है। सेलुलेज इंजाइम जो है किस पे काम करेगा किस पे? यहां लिखता हूं सेलुलोज। आप जानते हो सेलुलोज हम पचा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सेलुलेज इंजाइम नहीं है। डाइजेशन में पढ़ा भी दूंगा, वैसे मैंने बता तो दिया कितनी बार, सेलुलेज इंजाइम नहीं है। ASE लगा होता है उसको इंजाइम बोलते हैं। सेलुलेज इंजाइम की सहायता से क्या बीच में पार्शियल डाइजेशन, जब सेलुलोज का होगा पार्शियल डाइजेशन, तो सेलोबायोस बनता है, सेलोबायोस, पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब टोटल पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर दोगे सेलुलोज को, सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या बनेगा? अरे भैया सेलुलोज बना किस चीज से है? ग्लूकोज से बना है, तो वही तो बनेगा ग्लूकोज। फिर फाइनली तोड़ोगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि बना किस चीज से है? सेलुलोज, ग्लूकोज से बना है। तो फाइनली आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। इसका मोनोमर है, सेलुलोज का मोनोमर ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का पॉलीमर सेलुलोज है। सेलुलोज का मोनोमर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पॉलीमर सेलुलोज है। ठीक है, तो ये है सेल्यूलेज। सेलुलोज पे सेलुलेज एंजाइम वर्क करेगी, सेलोबायोस बीच में बन जाता है, और लास्ट में फाइनली आपको ग्लूकोज मिलता है। सेलुलेज एंजाइम जो है ये हम लोगों में नहीं है, माइक्रोब्स में होता है, माइक्रोब इसको बनाते हैं। इसलिए रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, रूमेन जो होते हैं, रूमिनेंट्स जो होते हैं, कड चीविंग जो होते हैं, जुगाली करने वाले गाय भैंस जानते हो, बकरी वकरी, उनके
स्टमक में आपको सेलुलेज एंजाइम मिल जाता है, क्योंकि उनके स्टमक में बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब वगैरह रहते हैं और उनकी सहायता से सेलुलेज एंजाइम निकलता है और उनकी सहायता से सेलुलोज जो है ये डाइजेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन हमारे में ये संभव नहीं है, हमारे में ये सारी खासियत नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी मेटाजोन्स, कोई भी हायर एनिमल सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी हायर एनिमल्स सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। जो भी डाइजेस्ट कर रहा है, गाय डाइजेस्ट कर रही है तो कर रही है, इसलिए कर रही है बिकॉज वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बैक्टीरिया उसके अंदर रह रहा है और उसके कारण सेलुलेज बन रही है, बैक्टीरिया के कारण सेलुलोज बना रहा है, सेलुलेज बना रहा है और वो सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ऐसे कोई डाइजेस्ट खुद से नहीं कर सकता सेलुलोज को, ये ध्यान रखना, खुद से कोई नहीं कर सकता, एंजाइम ही नहीं है, बट सिम्बायोटिक एसोसिएशन के माध्यम से बैक्टीरिया रहते हैं स्टमक के अंदर, जैसे गाय भैंस में, और वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया भी था एक लेक्चर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और बीच में सेलोबायोस बनता है, पार्शियल डाइजेशन सेलुलोज का कराओगे, सेलोबायोस, और वो बाद में जाके ग्लूकोज लास्ट में बनना ही है, क्योंकि ग्लूकोज से ही तो बना है सेलुलोज। तो सेलुलोज तोड़ोगे, डाइजेस्ट करते जाओगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो क्योंकि ग्लूकोज से बना है, मैंने बार बार बताया है, लेक्चर देखोगे सब समझ में आएगा, ठीक है ना। बीच में उठ के आ जाओगे सो उठ के तो शायद हवा नहीं लगेगी, पता नहीं क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप लेक्चर देखोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद ऑलिगोसैकेराइड की मैंने बात की थी, याद है ऑलिगोसैकेराइड में? तो ऑलिगोसैकेराइड में मैं बताया था कि 2 to 9 यूनिट जुड़ते हैं। 2 होगा तो डाइसैकेराइड, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, वैसे 9 तक जोड़ सकते हो। और 9 से ऊपर यानी 10 से लेकर आगे तक जितना भी मोनोसैकेराइड जोड़ोगे सबके सब बनेंगे पॉलीसैकेराइड। मैंने बताया था ना, 10 से आगे पॉलीसैकेराइड, 2 से 9 तक ऑलिगोसैकेराइड और 2 से पीछे मोनोसैकेराइड, एक ग्लूकोज मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है। तो आप जानते हो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, तो उसमें 1 यूनिट होगा तो मोनोसैकेराइड होगा, 2 यूनिट होगा मोनोसैकेराइड का तो डाइसैकेराइड, 3 यूनिट होगा तो ट्राइसैकेराइड, 9 तक होगा तो सारे के सारे को मिला के क्या बोलते हैं? ऑलिगोसैकेराइड। और 10 से ज्यादा होगा तो पॉलीसैकेराइड। 10 से ज्यादा क्या होगा? सब कुछ मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज यही लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। तो मोनोसैकेराइड का आधार पर ही बोला गया है कि 2 मोनोसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड, 4 है या 10 मोनोसैकेराइड है या उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो, आपसे मैंने बताया था जाइलुलोज की बात की थी। जाइलुलोज जो है नॉन न्यूट्रिटिव स्वीट शुगर है, नॉन न्यूट्रिटिव, कोई कैलोरी वैल्यू उसमें नहीं है। जाइलुलोज एक ऐसा स्वीट शुगर है जिसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, कोई कैलोरी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एनर्जी की बात करी जाती है ना, कैलोरी, मैंने समझाया भी था साइंसटेक में। तो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीट शुगर जाइलुलोज जो होता है, जाइलुलोज जो है नॉन न्यूट्रिटिव स्वीट शुगर है ये, ठीक है। नो कैलोरी वैल्यू, कोई कैलोरी ऊर्जा की बात नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, कैलोरी वैल्यू नहीं है। नॉन न्यूट्रिटिव, मैंने बोला ना, स्वीट शुगर है ये, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीट शुगर, कोई कैलोरी वैल्यू नहीं है, कोई ऊर्जा, कैलोरी क्या है? ऊर्जा से रिलेटेड है, मैंने समझाया भी है बार बार। तो कोई कैलोरी वैल्यू इसके पास नहीं है, नॉट हैविंग एनी कैलोरी वैल्यू, ऐसा लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। सुक्रोज की बात कर लो, सुक्रोज मैंने बताया था नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आपको अब पता नहीं होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, केमिस्ट्री में समझाऊंगा, बट राइट नाउ आप इतना समझो कि सुक्रोज बात करोगे, केन शुगर मैंने बताया था, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन शुगर। लैक्टोस एंड माल्टोस क्या है? लैक्टोस मिल्क शुगर एंड माल्टोस माल्ट शुगर, क्या है ये? लिख लो ये सब चीजें, कब आ जाएगी एग्जाम में ना तुमको पता भी नहीं चलेगा। रिड्यूसिंग शुगर है ये, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो लिग्निन का पता है? लिग्निन, लिग्निन मैंने बताया था प्लांट सेल में होते हैं, डिपॉजिट होता है। जितना ज्यादा लिग्निन होगा उतना पेपर की क्वालिटी खराब बनती है, मैंने बताया था, पेपर बनते हैं प्लांट वगैरह सब जानते हो। और जितना ज्यादा लिग्निन होगा तो उसको सराहना पड़ता है, लुगदी उद्योग जानते हो ना, सराहना पड़ता है, ये जल्दी सड़ता ही नहीं है एक तरीके से। लिग्निन जितना ज्यादा है उतना कि पेपर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो लिग्निन जो है डिपॉजिट होता है प्लांट सेल में, सेल वॉल में, प्लांट सेल के। इराइथ्रोज उसका रॉ मटेरियल है, इराइथ्रोज, इराइथ्रोज इज ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल किसके लिए? लिग्निन के लिए, ठीक है। मैंने एक बार समझाया भी था आपको, किसी को पता होगा तो वीडियो मैंने बताया था, लिग्निन के लिए। और फिर क्या कहते हैं, और एक कुछ एमिनो एसिड्स के लिए भी, एमिनो एसिड पढ़ाने वाला हो ना तो आप समझ लेना कि लिग्निन के लिए इराइथ्रोज एक रॉ मटेरियल है बस, ठीक है। बाकी एमिनो एसिड्स के लिए भी होती है, एमिनो एसिड्स भी कुछ होते हैं जो
इराइथ्रोज की सहायता से बनते हैं, ठीक है, सिंथेसिस होती है, बट उतना रहने देते हैं, बाकी एमिनो एसिड में एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिग्निन के बारे में, इराइथ्रोज एक रॉ मटेरियल है जिससे लिग्निन बनता है, जो कि प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट है, जो कि पेपर उद्योग में बड़ा कठिनाई लोगों को देता है, पेपर की क्वालिटी खराब हो जाती है। लिग्निन जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा सेल वॉल में, उतना पेपर की क्वालिटी खराब है। ये कैसे होती है मैं प्रोसेस समझा सकता हूं, लेकिन नहीं ये रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम के हिसाब से, उसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर बताऊं तो अभी बताया आपसे कोई कि चॉकलेट होता है, खत्म कर रहा हूं ना, एमिनो एसिड में एंट्री करना है तो चॉकलेट के थ्रू बात कर ले। जो चॉकलेट होती है उसमें स्वीटेस्ट प्रोटीन यूज किया जाता है थोमैटिन, थोमैटिन, मोनेलिन। मोनेलिन की जो इंडेक्स है, स्वीटनिंग इंडेक्स है, वो 2 लाख है, मैंने बताया था स्वीटनिंग इंडेक्स मोनेलिन की। तो ये दोनों के दोनों चॉकलेट में यूज किए जाते हैं ना, चॉकलेट में, ठीक है, दोनों के दोनों प्रोटीन है, ठीक है। तो स्वीटेस्ट प्रोटीन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं एक तरीके से, और ये तो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट होता है, 2 लाख होता है ये मोनेलिन का स्वीटनिंग इंडेक्स। ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। थोमैटिन यूज किए जाते हैं और ये मोनेलिन यूज किए जाते हैं चॉकलेट के अंदर मीठा वगैरह करने के लिए, ठीक है। बाकी आप समझ चुके हो। बाकी आप पॉलीसेकेराइड का जो फंक्शन है, पॉलीसेकेराइड मैंने समझाया ना, आपसे कोई पूछे पॉलीसेकेराइड का फंक्शन, तो जो मैंने पॉलीसेकेराइड समझाया है बताओगे कि स्ट्रक्चरल है, स्टोरेज है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, भैया स्ट्रक्चरल में सेलुलोज है, सेलुलोज सबसे ज्यादा एबंडेंट बायोमोलिक्यूल अर्थ पे सबसे ज्यादा है सेलुलोज। काइटिन सेकंड मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल अर्थ पे, काइटिन सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा एबंडेंट बायोमोलिक्यूल है अर्थ पे। ये चीज आप बताते जाओगे, सेलुलोज का क्या फायदा है, स्टार्च क्या होती है, स्टार्च स्टोर होता है प्लांट के अंदर, ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनिमल के अंदर, ये फंक्शन के रूप में बताते जाओगे। लेकिन कुछ फंक्शन आपको समझना है तो आपको सेलुलोज के कंपाउंड बता देता हूं मैं पहले, सेलुलोज के कंपाउंड यौगिक, ठीक है, सेलुलोज से क्या क्या कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि सेलुलोज से जो कंपाउंड बनता है उसका एक नाम है सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, एसीटेट, ये एक पहला नंबर है। दूसरा, तीसरा, एक है सेलुलोज नाइट्रेट, एक होता है सेलुलोज नाइट्रेट, और एक होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। जैसे एक है कार्बोक्सी मिथाइल, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेलुलोज जानते हो ना, बहुत एबंडेंट बायोमोलिक्यूल अर्थ पे है। सेलुलोज से जानते हो कॉटन फाइबर वगैरह आप जानते हो, ये कॉटन में यूज किया जाता है, अलग अलग जगहों पे इससे जानते हो कि यूज की जाती है, ठीक है। तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, और सेलुलोज इसलिए मैं बता दे रहा हूं उसके कंपाउंड। सेलुलोज जनरल साइंस में केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी देखो तुमको समझ में आएगी कैसे। सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक है, कहाँ का यूज किया जाता है बता देता हूं मैं। सेलुलोज एसीटेट कंपाउंड है, सेलुलोज का यौगिक है। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज भी एक यौगिक है, सेलुलोज नाइट्रेट भी एक यौगिक है। देखो सेलुलोज एसीटेट जो फैब्रिक्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, और उसके बाद आप जैसे कि सिगरेट के फिल्टर होते हैं, सिगरेट के फिल्टर वहां पे यूज किए जाते हैं। सिगरेट फिल्टर, आओ सिगरेट समझो, सिगरेट फिल्टर यूज करते हो ना, सिगरेट जैसे तेंदू का लीफ जो है वो बीड़ी में यूज किया जाता है, उसी तरह सिगरेट के फिल्टर में, सिगरेट के फिल्टर में कहां यूज किया जाता है, सिगरेट के फिल्टर में सेलुलोज एसीटेट यूज किया जाता है। और फैब्रिक्स वगैरह होते हैं, फैब्रिक्स में यूज किए जाते हैं, फैब्रिक जानते हो ना, तो फैब्रिक्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, ठीक है। शटर प्रूफ ग्लास में यूज किया जाता है, तो शटर प्रूफ ग्लास जो होते हैं, शटर प्रूफ ग्लास उसमें भी यूज किया जाता है। शटर प्रूफ ग्लास क्या होता है मैं अभी डिस्कशन करने लगूं तो केमिस्ट्री में एंट्री करना पड़ जाएगा, ठीक है। बट याद रखना, दो तो याद रखना, शटर प्रूफ ग्लास भी यूज कर सकते हो। शटर प्रूफ ग्लास लिख लो भैया, लिख लो, नहीं पता होगा तो मैं बता जरूर दूंगा, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं, ये तो पता ही है, फैब्रिक्स वगैरह पता है, शटर प्रूफ ग्लास, ठीक है। ऐसा ग्लास जो शटर से प्रूफ है। क्या है शटर प्रूफ मैं बताऊंगा, अभी बायोलॉजी में एंट्री मत कराओ मुझे, केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इतना ध्यान रखना है। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज क्या है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है, जैसे कि खूब खाते हो आप लोग आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम चूसते हो ना, आइसक्रीम उसमें मिलाया जाता है, तो ये आइसक्रीम में ऐड किया जाता है, आइसक्रीम में, आइसक्रीम में ऐड किया जाता है, ठीक है, आइसक्रीम में ऐड किया जाता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, एंड मेडिसिन, दवाओं में, मेडिसिन में यूज किया जाता है कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन, टू इमल्सिफाई, इमल्सिफाई करने के लिए, टू इमल्सिफाई, इमल्सिफाई करने के लिए,
इमल्सिफिकेशन जानते हो, कुछ प्रोसेस होती है, तो इमल्सिफाई करने के लिए फैट का इमल्सिफिकेशन कराऊंगा मैं डाइजेशन में। इमल्सिफाई करने के लिए क्यों, गिव ए स्मूथ टेक्सचर, स्मूथ टेक्सचर देने के लिए, टेक्सचर मतलब कि खुरदरापन ना हो, स्मूथ टेक्सचर देना है किसी चीज को, तो उसके लिए यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में, आइसक्रीम में, मेडिसिन में, टू गिव स्मूथ टेक्सचर, टू गिव स्मूथ टेक्सचर। अरे सरफेस स्मूथ, टेक्सचर कैसा हो उसका, स्मूथ हो, ठीक है। तो ये स्मूथ टेक्सचर देने के लिए यूज किया जाता है, टू गिव ए स्मूथ टेक्सचर एंड गिव ए स्मूथ टेक्सचर, ये बोल सकते हो टू इमल्सिफाई एंड गिव, टू तो यहां लगा चुके हो, एंड गिव ए स्मूथ, गिव एंड गिव ए स्मूथ टेक्सचर, ठीक है। आइसक्रीम में यूज करेंगे, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन में यूज करेंगे टू इमल्सिफाई एंड, इमल्सिफाई करने के लिए और स्मूथ टेक्सचर देने के लिए, ठीक है। स्मूथ मतलब कि स्मूथ टेक्सचर देने के लिए। अब सेलुलोज नाइट्रेट की बात करो, प्रोपेलेंट वगैरह में यूज किया जाता है, एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं यहां पे यूज किया जाता है। ये प्रोपलेंट्स जो होते हैं जानते हो, प्रोपलेंट्स अब आऊंगा मैं बताऊंगा स्पेस साइंस में कैसे कैसे प्रोपलेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी में। बट सेलुलोज नाइट्रेट प्रोपलेंट्स में, फ्यूल वगैरह में जानते हो ना, प्रोपलेंट्स को मिला के बोलते हैं फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर वगैरह। अभी रहने दो, अभी रहने दो, मैं एंट्री कर गया तो मैं बताने लग जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जब आएगा तब मैं डिस्कशन करूंगा। सेलुलोज नाइट्रेट प्रोपलेंट यूज करते हैं और एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ में यूज किए जाते हैं, तो लिख लो एक्सप्लोसिव एंड प्रोपलेंट्स। फ्यूल है, बस इतना ध्यान रखो, फ्यूल यूज करते हैं एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ में। ये सेलुलोज के कंपाउंड है, बस इतना ध्यान रखना, सेलुलोज के कंपाउंड ये सारे हैं, बस हो गया। अब इससे आपका काम चल जाएगा। थोड़ा और बता दूं क्या यहाँ पे, तो बता दो, सुन लो सुन लो, ये सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, ध्यान से सुनना, मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो क्या है, अल्प नाइट्रीकृत सेलुलोज, अल्प नाइट्रीकृत, नाइट्रिफिकेशन आपने पूरा नहीं किया, सेलुलोज का अल्प है, अल्प नाइट्रीकृत सेलुलोज जो है, और कपूर, कपूर को एक साथ गर्म करोगे तो करने पे पारदर्शी प्लास्टिक बनते हैं, पारदर्शी प्लास्टिक बनते हैं, उसको सेल्यूलॉइड भी बोलता है, सेल्यूलॉइड भी बोला जाता है, सेल्यूलॉइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो अल्प नाइट्रीकृत सेल्यूलोज एवं कपूर, कपूर जानते हो ना, पूजा में यूज करते हैं, कपूर को एक साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक साथ गर्म करने पे पारदर्शी प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यानी सेल्यूलॉइड बनता है, और जो कि यूज किया जाता है सजावट के सामान में, सजावट के सामान में यूज करते हैं, बर्तनों में यूज करते हैं, कंघी में यूज करते हैं, बटन में यूज करते हैं। और बात करें बटन वगैरह जानते हो ना, अब ये भी तो नहीं बताना पड़ेगा ना, बर्तन, बर्तन, कंघी, बटन, ये सारी जगहों पे यूज किया जाता है, खिलौना वगैरह में, बाल्टी बनाने में यहाँ पे यूज किया जाता है, बस इतना ध्यान रखना। बाकी और बताऊं, पौधों में जो रेशे के रूप में भी होते हैं, आपको पता है पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, सेलुलोज एक रेशे के फॉर्म में, फाइबर के फॉर्म में है, तो आप जानते हो कि पौधों में रेशे के रूप में भी होते हैं पॉलीसेकेराइड्स वगैरह, तो ये कपड़ों को बनाने में, रस्सी बनाने में उपयोगिता रखते हैं, ठीक है, रस्सी वगैरह बनाने में, ठीक है। उसके बाद देखो नाइट्रोसेल्युलोज की मैंने बात की थी, सेलुलोज नाइट्रेट, तो वो आप जानते हो एक्सप्लोजिव वगैरह यूज करते हैं। नाइट्रोसेल्युलोज जो होते हैं विस्फोटक पदार्थ को निर्माण करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, नाइट्रोसेल्युलोज जो होते हैं विस्फोटक पदार्थ एक्सप्लोजिव को बनाने में यूज किए जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोसेल्युलोज, ठीक है। सेलुलोज नाइट्रेट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बताओ, उसके बाद आप जानते हो कि पॉलीसेकेराइड में, जैसे कि ये सारे एग्जांपल मैंने सेलुलोज का बताया आपको, एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज जो मैंने आपको समझाया अभी, तो इसका उपयोग जो है पॉलीसेकेराइड का, मैंने बोलूं अगर पॉलीसेकेराइड एकदम बोलूं तो उसमें क्या है, इसका उपयोग पॉलीसेकेराइड के फंक्शन में अगर कुछ बता दूं पॉइंट, तो इसका उपयोग वस्त्र निर्माण, आप जानते हो कपड़े बनाने में, फर्नीचर वगैरह बनाने में, छपाई के लिए, फोटोग्राफी के लिए, है ना, फोटोग्राफी के बाद वार्निश के लिए, वार्निश एवं फिल्म उद्योग में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड का, ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद देखो मर्सराइज्ड कपड़ा जानते हो, ये शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मर्सराइज्ड कपड़ा, क्लॉथ, मर्सराइज्ड क्लॉथ जानते हो, मर्सराइज्ड क्लॉथ जो होती है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, ठीक है, मर्सराइज्ड क्लॉथ जो होती है, कॉटन के जो कपड़े होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्यों करना पड़ता है, कॉटन के जो फैब्रिक्स होते हैं, कॉटन के जो फाइबर होता है, कॉटन का जो रेशा होता है, धागा होता है, वो जल्दी डाई नहीं लेता भैया, कलर नहीं लेता। अब कलर नहीं करोगे तो कॉटन कपड़ा क्या भैया, कलरफुल कपड़े आ रहे हैं कॉटन के, तो कलर करना पड़ेगा ना, तो डाई जल्दी लेता नहीं है वो, तो हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसको मर्सराइजेशन बोलते हैं, मर्सराइजेशन, मर्सराइजेशन बोलते हैं हिंदी में, ये लिख लो मर्सराइजेशन,
मर्सराइजेशन, ये टेक्निक है, केमिकल ट्रीटमेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अप्लाइड टू कॉटन फाइबर, कॉटन फैब्रिक्स में और फाइबर में, कॉटन के फैब्रिक्स या फाइबर में हम लोग यूज करते हैं टू परमानेंटली इम्पार्ट ए ग्रेटर एफिनिटी टू डाइज, कि डाई के लिए एफिनिटी उनको हो जाए, जो डाई जो कलर करते हैं ना हम लोग उसके लिए एफिनिटी हो जाए ताकि कलर ले पाए वो, ठीक है। इसलिए हम लोग मर्सराइजेशन टेक्निक कॉटन के फैब्रिक्स और कॉटन के फाइबर में यूज करते हैं, कॉटन के कपड़ों में यूज करते हैं। और उसके साथ ही साथ मर्सराइजेशन जो है, ये जो टेक्निक है, ये क्या करता है, कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, धागे को खींचोगे कॉटन के धागे तो टूटे नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। और साथ के साथ क्या करता है, ग्रेटर एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी भी कॉटन के कपड़े में दे देता है, मर्सराइजेशन टेक्निक के द्वारा जो टेक्निक होती है, केमिकल ट्रीटमेंट जो होता है, ठीक है। और साथ के साथ हाई डिग्री ऑफ लस्टर, चमक जो होती है कॉटन के कपड़ों में, वो मर्सराइजेशन टेक्निक जो होती है, इसी के कारण चमक भी आती है कॉटन के कपड़ों में, ठीक है। और ये डिपेंड करती है मेथड पे भी कि किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, इस पर भी डिपेंडेंसी है कि किस प्रकार से चमक होगी, कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी, कितना डाई ले पाएगा वो, कितना कलर ले पाएगा। अलग अलग कलर होते हैं ना कॉटन के कपड़ों का, कलरफुल आते हैं मार्केट में, आप जानते हो, तो इस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, कॉटन के जो फाइबर होते हैं ना, कॉटन के जो फाइबर, इसको डुबाना पड़ता है, ठीक है। कॉटन के फाइबर बोल दो या यार्न बोल दो, YARN, इसको डुबाना पड़ता है, किसमें, इमर्स करना पड़ता है, किसमें, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके सॉल्यूशन में डिप करना पड़ता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 4 मिनट तक डाल सकते हो, तो उसके बाद ये मर्सराइजेशन टेक्निक ऐसे होती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज मैं बताने लगूंगा अभी, ठीक है। 4 मिनट तक होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, कॉटन के फाइबर को, या यार्न बोलते हैं, डिप करते हैं, ये सारी प्रोसेस आ जाती है। फिर आपको पता है मर्सराइजेशन में क्या होता है, डाई को लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्टिव पावर बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, लस्टर चमक बढ़ जाती है कॉटन के कपड़ों में। तो ये मर्सराइज्ड कपड़े बनाने में यूज होता है। ये फंक्शन के रूप में डाल सकते हो। बाकी स्टार्च ग्लाइकोजन मैंने समझा दिया ना, स्टोर कहां हो रहा है कहां नहीं हो रहा है, ये सब तो लिख लोगे आप लोग, है ना। फंक्शन वगैरह कभी पूछ दे पॉलीसेकेराइड का तो बस बता देना, कार्बोहाइड्रेट का बता देना। मेरे पिछले वीडियो जो भी हैं जाके उसको देखना, तभी जाके, डायरेक्ट मत देखना यार, मैं प्लीज बोल रहा हूं, डायरेक्ट मत देखना, समझ में नहीं आएगा फिर, है ना। कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है ना। डायरेक्ट देख के 10 दिन में कुछ नहीं होता, है ना। तुरंत बने नहीं, तुरंत निकाल लिए, तुरंत आए नहीं फील्ड में पढ़ने, बस अब 1 साल में बन जाएंगे IAS अधिकारी, तो बन जाएंगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। बनेंगे जरूर, मजाक नहीं है यहाँ पे, है ना। IAS अधिकारी बनना मजाक नहीं है, तो बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बन पाओगे। मेहनत क्या कहते हैं, बैलों की तरह नहीं करना है, ध्यान से करना है, कितनी रिक्वायर्ड है एग्जाम में, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, और कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। ये रटा नहीं रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट समझना है, बस काम हो गया। कॉन्सेप्ट समझोगे सब चीज याद रहेगी, रटोगे तो फिर भूलते जाओगे। मुझे पता है लोग बहुत कंप्लेन करते रहते मुझसे कि भूल जाता हूं, भूल जाता हूं, भूल जाता हूं। देखो अब भैया, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन समझना है, एमिनो एसिड समझना पड़ेगा, यही तो बात है, यही तो लिंकिंग है। एमिनो एसिड समझे नहीं, प्रोटीन पढ़ रहे हैं, अरे भैया काहे को तुम, काहे को पढ़ रहे हो, इससे चमक पढ़ो, काहे को पढ़ रहे हो, बीच का रास्ता छोड़ दिया, सीधा प्रोटीन में कूद गए। अरे एमिनो एसिड से तो बनता है प्रोटीन, तो ये तो पढ़ लो भैया, इसेंशियल क्या है, नॉन इसेंशियल क्या है, इसके बिना क्या समझोगे। एमिनो एसिड समझो, एमिनो एसिड्स की बात करो, एक लाइन में समझाता हूं थोड़ा सा। इट इज ए सब्स्टिट्यूट्स, प्रतिस्थापित बोला जाता है ना, सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन, मीथेन CH4, ठीक है। इट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। एमिनो एसिड क्या होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं मीथेन के, मीथेन के प्रतिस्थापित होते हैं। मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट है मीथेन का, मतलब अब मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है ना, ये तो पता है ग्रीन हाउस गैस है। आपसे कोई पूछे, जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता है लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, जो अर्थ इमिट करती है लॉन्ग वेव, सन से शॉर्ट वेव्स आते हैं, वो नहीं खेल होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। जब वो धरती पे पड़ेंगे, कुछ प्रोसेस होती है, उसके बाद लॉन्ग वेव्स इमिट होती है, तो वो लॉन्ग वेव्स को एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जैसे मीथेन है, CO2 है, ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं,
ग्रीन हाउस गैस में तुम पढ़ोगे कि भैया ऐसी गैस जो शॉर्ट वेव्स को आने दे, लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले। जो सूर्य से शॉर्ट वेव्स आ रहे हैं उसको आने दे, तू जा भैया, जा धरती पे जा तू। लेकिन धरती से जब लॉन्ग वेव्स इमिट होगी रेडिएशन, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्यों? माई क्वेश्चन इज वाई, क्यों एब्जॉर्ब करता है? तो थोड़ा सा हिंट कर दूं क्या? स्पेसिफिक हीट नाम की कोई कॉन्सेप्ट होती है, समझना कभी, ठीक है? अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगा जब मैं आऊंगा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको पहले समझा लूं उसके बाद। अब देखो यहीं पे केमिस्ट्री है, समझा तो दूंगा, समझो। ये क्या है? कुछ नहीं है, मीथेन है। CH4, वही तो लिखा है, 4 हाइड्रोजन। मीथेन में है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? आप कहोगे वैलेंसी नहीं पता। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 1, 2, 3, 4, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, ठीक है? अब क्या करना है, मैं चारों वैलेंसी जो है या 4 हाइड्रोजन जो है इनको सब्स्टिट्यूट करूंगा और उसके स्थान पे कुछ लाऊंगा। इसलिए मैंने लिखा सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। देखो क्या लाऊंगा, कार्बन वही होगी, जो कार्बन है वही रहेगी। ये हाइड्रोजन है, इसके स्थान में मैं कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दूंगा, COOH। बदलते जा रहा हूं, स्थान बदल बदल के COOH ला दिया मैंने यहाँ पे। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, उसकी जगह पे मैंने एमिनो ग्रुप ला दिया, ठीक है? ये हो गया। अब एमिनो है, एमाइन है, ज्यादा नहीं, एमिनो, बस एमिनो याद रखो आपके हिसाब से। ये जो हाइड्रोजन है इसको यही रहने दिया। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ, इसके जगह मैंने R लिख दिया। अब R क्या है, सब क्या है मैं बताता हूं, सुनते जाओ। NH2 को एमिनो ग्रुप बोलोगे, एमिनो ग्रुप, ठीक है? एमिनो ग्रुप। मैंने ग्रुप बहुत सारे समझाए हैं, आपको पता है। फंक्शनल ग्रुप कुछ मैंने समझाए हैं। एल्डिहाइड ग्रुप समझाया, CHO। कीटोन ग्रुप समझाया था, याद है? एल्डोसिस, कीटोसिस मैंने कुछ बताया था। कीटोन ग्रुप। OH ग्रुप समझाया था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। केमिस्ट्री के बेसिक है, 9वीं 10वीं के लोग जानते हैं, 9वीं 10वीं किताब में है। ये मत कह देना सर कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं, 9वीं 10वीं की चीज है भाई मेरे, 9वीं 10वीं की चीज है। मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो लगता है मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में इतना जितना पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल नहीं है हमारी, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, बट फिर भी आपके लिए मुझे करना पड़ता है, आपका एग्जाम इजी हो जाए, ठीक है? तो आप पढ़ते जाइए, बाकी मैं करा दूंगा। ये चीजें मैं IIT, उससे ऊपर केमिकल इंडस्ट्रीज में, मैं केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैं सब कुछ पढ़ के बैठा हुआ हूं। सोचो मैं क्या, अब क्या बोलूं मैं, ठीक है? फिर भी जस्ट फॉर यू पढ़िए आप, ठीक है? एमिनो ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? ठीक है? ये क्या है? R साइड चेन है। ये बायोलॉजी वाले लोग बताएंगे आपको साइड चेन। एक्चुअली अल्काइल ग्रुप बोलोगे इसको, अल्काइल ग्रुप। और ग्रुप समझा दिया मैंने आपको, ठीक है? अल्काइल ग्रुप, ठीक है? और बाकी हाइड्रोजन वो रहेगा। तो देखो सब्स्टिट्यूट किया, मीथेन को ही सब्स्टिट्यूट करके हमने एमिनो एसिड बना लिया। उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके हाइड्रोजन की जगह पे वो डाला, ये हाइड्रोजन की जगह पे ये डाला, बाकी हाइड्रोजन रहने दिया, एक हाइड्रोजन की जगह पे R डाल दिया, साइड चेन है। अब देखो क्या है, कोई भी एमिनो एसिड, अब पूछेगा कोई, किसी को पता है एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 300 से भी ज्यादा प्रकार के एमिनो एसिड नेचर में पाए जाते हैं, 300 से भी ज्यादा। और कोई भी एमिनो एसिड देख लो, सारे एमिनो एसिड में बैकबोन जो हड्डी है ये तो रहेगा ही रहेगा, बोलते हैं ना वो, ये पूरा जो है बैकबोन है किसी भी एमिनो एसिड का, बैकबोन ये रहेगा ही रहेगा। अब तो रहेगा तो भैया एमिनो एसिड 300 प्रकार आपने बताया, आप पूछोगे सर आप तो 300 प्रकार बता रहे हो, तो कैसे बदलते हैं ये एमिनो एसिड, ये टाइप कैसे बदल जाते हैं? फिर इतने टाइप है क्यों? क्योंकि सारे एमिनो एसिड में ये तो है जो मैंने बताया है, सिर्फ R जो है ये बदलेगा, सिर्फ R। हर एमिनो एसिड में R बदलते जाएंगे, हर एमिनो एसिड में R बदलते जाएंगे और अलग अलग एमिनो एसिड बनते जाएंगे। हर एमिनो एसिड में R बदलते जाएंगे, साइड चेन, अल्काइल ग्रुप, और अलग अलग एमिनो एसिड बनते जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे बाकी ये सारा सेम रहेगा, ये तीनों सेम रहेंगे, ये तो बैकबोन है, ये तो हर एमिनो एसिड में रहेगा। R क्या है? R की जगह पे चलो मैंने रखता हूं, साइड चेन की जगह पे H रखता हूं, ठीक है? देखते जाओ, ये एक एमिनो एसिड बन गया, हो गया, ये तो रहेगा ही, मैंने बस यही बदलना है। यहाँ पे H मैंने रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया, ये बनेगा ग्लाइसिन एमिनो एसिड, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्यों मैंने समझाया? ग्लाइसिन एमिनो एसिड ये क्या है पता है? सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सबसे साधारण एमिनो एसिड। जब प्रकृति में शुरुआत के समय में जब इवोल्यूशन हो रही थी और अर्थ पे इतना हाई टेम्परेचर था, बाकी डिस्कशन करेंगे हम, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, तो हाई टेम्परेचर था, आपको पता है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर ये सारे हुआ करते थे। एनर्जी सोर्सेस उस समय थे, क्योंकि ये जब रिएक्ट तभी करेंगे जब एनर्जी सोर्स होगा, ठीक है? और वाटर तो था ही, उबला हुआ पानी, सूप। आपको पता है क्रेडल ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? वाटर, वाटर में ही लाइफ की उत्पत्ति हुई है।
तो वाटर क्योंकि अच्छा एक तरीके से सॉल्वेंट है, घुला मिला देता है चीजों को, अच्छा रिएक्शन हो जाता है उसके अंदर, इसलिए एक्सीलेंट सॉल्वेंट है वो, रिएक्शन कराने के लिए बहुत बेहतरीन मीडियम है वो वाटर। तो क्या है कि उबला हुआ मतलब हॉट वाटर था उस समय, हॉट वाटर सूप है ना, अर्ली अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ, प्राचीन अर्थ की बात कर रहा हूँ, हाई टेम्परेचर थी ना। तो क्या हुआ कि भैया उस समय मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर ये सारी चीज थे। एनर्जी सोर्सेस के प्रेजेंट में, एनर्जी सोर्स क्या, बिना एनर्जी का रिएक्शन कैसे करा लोगे, बिना एनर्जी का रिएक्शन कैसे करा लोगे। तो एनर्जी सोर्सेस के प्रेजेंट में वोल्केनिक इरप्शन एनर्जी सोर्स था एक। वोल्केनिक इरप्शन बहुत हो रहे थे, ये पढ़ाऊंगा मैं, जरूर पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में, वोल्केनिक इरप्शन क्यों हो रहे थे उस समय। वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, यूवी रेज, क्योंकि ओजोन लेयर नहीं बना था उस समय, तो यूवी रेज खतरनाक आ रहे थे, हाई एनर्जी यूवी रेज आते जा रहे थे, और उसके साथ के साथ कॉस्मिक रेज वगैरह बता दो ये आ रहे थे, थंडरिंग हो रही थी, बादल गरजना, लाइटनिंग वगैरह हो रही थी, ये सारे एनर्जी सोर्स थे। ये एनर्जी सोर्सेस के प्रेजेंस में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर ये सारे घुल मिलना स्टार्ट कर दिए वाटर के अंदर, ठीक है। और घुल मिल के पहला एमिनो एसिड जो बना होगा, पहला एमिनो एसिड जो बना होगा वो है ग्लाइसिन एमिनो एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। एमिनो एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड पहला बना रहा, साधारण है, पहला बार तो साधारण चीज होती है सब कुछ, ठीक है। पहला जो होता है वो सिंप्लीफाइड ही होता है, सिंपल ही होता है पहला। जैसे सरल आवर्त गति, हम तो सरल आवर्त गति फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि पहली बार खोजी गई थी तो सिंपल ही था, बाद में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन पहला जो होता है वो सिंपल ही होता है, ठीक है। इसीलिए सरल आवर्त गति की बात की जाती है। ये हो गया। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें और बदल के दिखा दूंगा आपको ना, अभी तो मैंने आपको सिर्फ H लगाया तो ग्लाइसिन एमिनो एसिड बना। अब देखो H के जगह पे मैं बदलता हूं CH3, यहां पे CH3 डाल दिया, मिथाइल ग्रुप CH3 डाल दिया, तो CH3 डाला तो यहां पे बन जाएगा एमिनो एसिड जो है। अब ये एमिनो एसिड ग्लाइसिन नहीं रहा, मैंने बताया ना, सिर्फ ये तो सेम ही रहेगा, यहां पे बदलना है, एमिनो एसिड बदलते जाएंगे। 300 से ज्यादा एमिनो एसिड है। एलानिन, एलानिन एमिनो एसिड है, बन गया, CH3 डाला, अब बन गया एलानिन एमिनो एसिड, ठीक है। CH3 के जगह पे आप डाल दो CH2OH, यहां पे आप डाल दो CH2OH, इसको बोलते हैं, एलानिन हटा दो, सेरीन एमिनो एसिड, सेरीन एमिनो एसिड, ये सेरीन एमिनो एसिड बन गया। देख रहा हो ना, सिर्फ ये बदलते जा रहा हूं साइड चेन, अल्काइल ग्रुप, और बस एमिनो एसिड बदलते जा रहे हैं, 300 से ज्यादा एमिनो एसिड बन गए प्रकृति में, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं, आपको डेफिनेशन लिखा दूं एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड कैसे एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये मैं पढ़ा दूंगा जब मैं केमिस्ट्री लेके आऊंगा, और सुनी लो जब तक मिटा रहा हूं मैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन के कंपाउंड्स बोले जाते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनिया क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मीथेन, अमोनिया ये सारी चीजें जो है पहले प्रिमिटिव अर्थ में यही थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्हीं में सारा खेल हो रहा था। फिर ये रिएक्शन हुआ, सब कुछ रिएक्शन होने के बाद एनर्जी सोर्सेस के प्रेजेंट में, जो मैंने बताया ना, वोल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग, थंडरिंग हो रही थी, तो फिर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बना था, अगर एमिनो एसिड की बात करोगे तो पहला था ग्लाइसिन एमिनो एसिड, ठीक है, पहला था ग्लाइसिन एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग क्या क्या इसके अंदर है बताओ, मैंने तो बता तो दिया ना, कंटेनिंग एमिनो ग्रुप, याद है NH2 एमिनो ग्रुप होगा, और क्या है, COOH था ना, COOH एमिनो ग्रुप, एंड एन एसिडिक ग्रुप, मतलब कि COOH एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड बताया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक ग्रुप, ठीक है। एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। ये किसी को समझ में आ रहा है मैं क्यों लिखा सेम कार्बन? सुनना भैया, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करोगे तो आईएएस तो 12 महीने में निकल जाओ, दिमाग नहीं यूज करोगे तो 16 महीना लग जाता है, बस यही अंतर, दिमाग थोड़ा यूज करो। देखो ये हाइड्रोजन है, ये मीथेन बना दिया ना, इसी को सब्स्टिट्यूट करना है, देखो COOH लगा दिया, वही कार्बन है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया COOH, उसी कार्बन पे मैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा NH2, तो वही मैंने लिखा है ना, देखो तो, बाकी ये हाइड्रोजन होगा, बाकी ये R होगा साइड चेन। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एमिनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप,
सी डबल एच कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एसिडिक ग्रुप हो गया। एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, अरे भैया सेम ही कार्बन है ना, इसी कार्बन पे तो ये है, यही तो मैंने लिखा है, सेम कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, यही मैंने बताया। और इस कार्बन को केमिस्ट्री में अल्फा कार्बन बोलते हैं। देखो भैया बोलते तो बहुत कुछ है, कायरल सेंटर बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, बट मैं नहीं बता सकता हूं, क्यों, बायोलॉजी चल रही है। अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है, अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसीलिए दे आर कॉल्ड एज अल्फा एमिनो एसिड्स, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, इसलिए अल्फा एमिनो एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसको आप बोल सकते हो एमिनो एसिड्स को, जैसे सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मैंने बताया मीथेन है, तो इसको बोल सकते हो और किस तरीके से, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, एमिनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मीथेन को ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, प्रतिस्थापित कर रहे हो, बदलते जा रहे हो, ये और लाते गए नया नया चीज बना दिए एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो ये हो गया, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन, 4 वैलेंसी पोजीशन, एक पोजीशन पे ये, एक पोजीशन पे ये, एक पोजीशन पे ये, एक पोजीशन पे साइड चेन, चारों वैलेंसी पोजीशन पे, यहाँ पे चारों वैलेंसी पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपने रिप्लेस कर करके ये इसके स्थान पे ये हाइड्रोजन वही रहा, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे साइड चेन लगा दिया। आप जानते हो साइड चेन को बदलते जाओ, अलग अलग लेते जाओ एमिनो एसिड, ठीक है। और ये हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। एमिनो ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप कौन सा है इसमें जो वेरी करेगा, सिर्फ यही वेरी करेगा, बाकी ये तो बैकबोन है, ये सब में वही रहेगा, सब में रहेगा, सारे एमिनो एसिड्स में रहेगा, यही है वेरिएबल ग्रुप जो बदलेगा, और बदल बदल के अलग अलग एमिनो एसिड बनाए गए। मैंने 3 एमिनो एसिड बना के दिखा दिया, याद है, मैंने बना दिया, ग्लाइसिन वगैरह मैंने बना दिया। ये हो गया, ये हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि आर ग्रुप के आधार पे, यही आर ग्रुप के आधार पे नेचर में, प्रकृति में 300 से ज्यादा एमिनो एसिड्स हैं। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप साइड चेन के आधार पे देयर आर मेनी एमिनो एसिड्स, मेनी मतलब 300 से ज्यादा एमिनो एसिड्स, ठीक है, नेचर के अंदर है। दो हाउएवर दोज व्हिच अकर इन प्रोटीन्स, लेकिन भैया आर ग्रुप बदलते गए, 300 से ज्यादा एमिनो एसिड ले लिया हमने, प्रकृति में है, लेकिन कितने एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड से ही बनते हैं प्रोटीन। कितने एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं, सिर्फ 20, सिर्फ 20। 300 से ज्यादा एमिनो एसिड्स हैं, लेकिन सिर्फ 20 एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन में भाग बनाते हैं। प्रोटीन अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं एमिनो एसिड्स और प्रोटीन बना देते हैं। तो 20 एमिनो एसिड, सिर्फ 20 एमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में संलग्न रहते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। वैसे तो आर बदलते जाओ तो 300 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 20 ही हैं जो सिर्फ प्रोटीन बनाने में भाग लेंगे। समझ में आया? ये डेफिनेशन लिख लेना आप, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये प्रोटीन आपको समझ में आ गया, प्रोटीन एमिनो एसिड्स, ऑल एमिनो एसिड्स, कभी क्वेश्चन आ जाए, ऑल एमिनो एसिड्स कंटेन एटलीस्ट एन एमिनो ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप होगा NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। और बाकी मैंने बैकबोन बता दिया था कि एमिनो एसिड का बैकबोन क्या होता है, ये हो गया। उसके बाद एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऐसे आ गया। कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप होगा और एसिडिक ग्रुप होगा, जो कि एसिडिक ग्रुप मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और जो कार्बन है, एक ऐसा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताऊं कि उसके बाद आपको देखना है तो ये दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ये लिखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। एमिनो एसिड्स क्या है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब इनसे मिलके बनते हैं, ठीक है, प्रोटीन। मोर देन 300 एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट इन नेचर, मोर देन 300 एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट इन नेचर, प्रकृति में कितने हैं, 300 से ज्यादा, लेकिन कितने प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, 20, सिर्फ 20 भाग लेते हैं प्रोटीन बनाने में, ठीक है। नेचर बट ओनली 20 एमिनो एसिड्स, बट ओनली 20 एमिनो एसिड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन बनाने के लिए। तो फॉर्म्स प्रोटीन बोल दो, फॉर्म प्रोटीन बनाते हैं, सिर्फ 20 है तो 300 से ज्यादा, ठीक है। 20 एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड 20 अल्फाबेट्स ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज, इसको बोलते हैं मैजिक 20। जो 20 एमिनो एसिड्स है ना जो कि प्रोटीन बनाते हैं, इसको मैजिक 20 के नाम से भी जाना जाता है,
मैजिक 20, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैजिक 20 बोलते हैं या 20 अल्फाबेट्स ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज। 20 अल्फाबेट्स हैं बायोप्रोटीन लैंग्वेज के, ठीक है, जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, 20 एमिनो एसिड्स। तो मैजिक 20 बोलते हैं या 20 अल्फाबेट्स ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इतना। उसके बाद बताऊं 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स विच फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन बनाते हैं। ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स हैं, अलग अलग एमिनो एसिड्स मिलकर अलग अलग तरीके से प्रोटीन बना देंगे, ठीक है। इसीलिए अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, अलग अलग, इसलिए इसको प्रोटीन को हम लोग हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोपॉलीमर। अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बन रहा है ना, सेम प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है तो हम लोग होमोपॉलीमर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 प्रकार के अलग अलग एमिनो एसिड्स मिल के अलग अलग तरीके से प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन क्योंकि अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बन रहा है, इसीलिए हम लोग उसको हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं प्रोटीन को, ठीक है, ये ध्यान रखना, हेट्रोपॉलीमर। उसके बाद बताऊं तो प्रोटीन की बात करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है, प्रोटीन की बात हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा, किसी को पता है प्रोटीन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल मतलब प्रोटीन का क्या है? किसी को पता है? नहीं पता? पता है तो लिख के बताना, वैसे मैं बताऊंगा प्रोटीन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब क्या है प्रोटीन का। अब ये मत बता देना प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ये नहीं पूछ रहा हूं, प्रोटीन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है। पता चला तुम प्रोटीन का फंक्शन बताने लगो, ये तब नहीं बताना भैया प्रोटीन का मीनिंग क्या है। अच्छा, एक लेक्चर मैंने प्रोटीन का फंक्शन भी बताया था, पता है ना, एक लेक्चर में मैंने प्रोटीन का फंक्शन बना के बताया है, 10-12 मिनट का लेक्चर होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स देखो, टाइप्स ऑफ, देखो भैया ये बेसिक चीजें चल रही हैं, ये मत समझना ये बहुत हाई लेवल बता दिया मैंने। एमबीबीएस में तो ये 0.1% भी नहीं है उसका, तो बहुत बड़ी दुनिया है, बस ये बेसिक्स समझा, एमिनो एसिड समझा दिया भैया, ये कौन सी बड़ी बात समझा दी मैंने। ये इतना नहीं समझोगे तो आपको एग्जाम भारी लगेंगे, है ना। क्वेश्चन वगैरह देख रहे हो कैसे आ रहे हैं आजकल, नहीं देख रहा हो तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप जितना मैंने पढ़ाया है ना, यूपीएससी में पीएससी में जितने क्वेश्चन आए सब करवाऊंगा, अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तब पता चलेगा आपको, ठीक है। वैसे विश्वास करके चलो, अभी तो जब दिखाऊंगा तो विश्वास कर ही लोगे, अभी तो कर ही लो, पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है पता तो होगा मुझे, ठीक है। तो एक प्रोटीन एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड्स, एक होता है नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स। इतना प्यारा तरीके से मैंने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया था, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डेराइव मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड को मैंने डिवाइड किया, स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, म्यूको पॉलीसेक्राइड। तो इससे आपकी कॉन्सेप्ट बनी है, आपको मेंस में भी लिखना होगा तो आप अच्छे तरीके से सजा के लिख सकते हो, इसी तरीके से मैं इसको समझा दे रहा हूं, ठीक है। डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बस क्लासिफिकेशन समझ लो ना, ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ ऐसे डिवीजन किया गया है, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड और रेयर एमिनो एसिड्स, ठीक है, रेयर एमिनो एसिड्स। 3 भाग में हम लोग विभाजित करे हैं प्रोटीन को। अब देखो प्रोटीन एमिनो एसिड्स में जैसे कौन कौन से है, ग्लाइसिन है, मैंने बताया था ग्लाइसिन, याद है ग्लाइसिन, एलानिन है, वेलिन है, ये सारी चीज आ जाते हैं। ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, और भी है प्रोटीन एमिनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में भाग ले रहे हैं, ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, उसके बाद प्रोलीन है, ट्रिप्टोफैन है, ये सारे प्रोटीन एमिनो एसिड्स है। प्रोटीन 20 होते हैं एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाने वाले, ग्लाइसिन, एलानिन, आपको ये शायद याद नहीं रखना है, बट हाँ सिंपलेस्ट एमिनो एसिड मैंने ग्लाइसिन बताया, ये तो याद रख लेना। और 20 एमिनो एसिड्स हैं, कभी क्वेश्चन पूछ लेके बताइए इनमें से फलाना में से कौन सा एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेता है, लो हो गया काम। तो अगर तुमने याद रखा है कुछ तो शायद ऑप्शन टिक कर लोगे, तो ये भी हो सकता है अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, अब बनेंगे ही, अब आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। तो ग्लाइसिन उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा, वेलिन हो जाएगा, वेलिन के बाद ल्यूसिन हो जाएगा, आइसोल्यूसिन हो जाएगा, प्रोलीन हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन हो जाएंगे, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। लिख दूं क्या? अब कहोगे सर इतना बताया तो लिख ही दो, थोड़ा सा लिख लो, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूशन, ट्रिप्टोफैन, इतना ध्यान रखो, बाकी नहीं भरूंगा। लेकिन 2-4 याद रखना, 2-4-5-6 याद रखना, जो प्रोटीन एमिनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, 20, तो इससे क्वेश्चन बंद कर लोगे। अगर कभी पूछ दिया कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेते हैं,
ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन, एलालिन, वैलिन भी एक है, वैलिन भी लिख लेना, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, ट्रिप्टोफैन है, ये सारी चीजें हैं, प्रोलीन भी होता है और 20 है ना ऐसे तो। बाकी इनमें देखो जो प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसमें मैं जा सकता हूँ डिटेल में। प्रोटीन एमिनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, ये क्या है? ये जो इनकोड किया जाता है इन एमिनो एसिड्स को, इन एमिनो एसिड को जो इनकोड किया जाता है वो जेनेटिक कोड के द्वारा। आपने कुछ सुना है कभी कोडॉन्स वगैरह सुना है आपने? नहीं सुना है, ये पता रखना पड़ेगा आपको, कोडॉन्स वगैरह पता रखना है। ठीक है, तो कोडॉन वगैरह आपने सुना होगा कि ये जो प्रोटीन एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, दे आर इनकोडेड बाय जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के द्वारा इसको इनकोड किया जाता है, जेनेटिक कोड के द्वारा इनकोड किया जाता है। जैसे देखिए AUG, ऐसा आपने कोडॉन पढ़ा होगा, AUG, ये AUG के द्वारा कोई एमिनो एसिड्स कोड हो रहा होगा, ये AUG किसी एमिनो एसिड को बता रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया ना कि जो प्रोटीन एमिनो एसिड्स होते हैं ये इनकोड होते हैं जेनेटिक कोड के द्वारा। AUG हो गया, UA हो गया, UUA हो गया, ये एक एमिनो एसिड्स है। AUG क्या है? ये एक एमिनो एसिड्स है। AUG एक एमिनो एसिड्स है, UU एक एमिनो एसिड है। तो ये इस तरीके से जेनेटिक कोड के द्वारा इनकोड होते हैं सारे एमिनो एसिड्स। ऐसा है ये वाले। ठीक है, कोडॉन्स समझाऊंगा कभी आएगा समय, तो पढ़ना है कोडॉन्स, पक्की बात है पढ़ना है, ये एग्जाम में आपको मिलेंगी। नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स में क्या है? ऑर्निथिन। अब कहोगे ऑर्निथिन क्यों नहीं बता रहा भैया? लीवर वगैरह में ऑर्निथिन साइकिल चलता है, यूरिया साइकिल बोलते हैं। एक क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल, यूरिया साइकिल कहां चलता है, ऑर्निथिन साइकिल कहां चलता है? लीवर में चलता है, बस हो गया क्वेश्चन। तो वही ऑर्निथिन एमिनो एसिड की बात कर रहा हूं मैं। ऑर्निथिन, ऑर्निथिन हो गया, ये ऑर्निथिन साइकिल में पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा थोड़ा बहुत क्या होता है। सिट्रुलिन, जितना आपको जरूरत है, नाम तो सुनना ही रखना है, सिट्रुलिन। ठीक है, ये दो है नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स के। अब इसका क्या यूज है पता है? ये दोनों के दोनों हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें? यूरिया सिंथेसिस में, यूरिया बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, यूरिया सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और यूरिया बनता है कहां है? लीवर सेल में। लीवर सेल को क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट। सुनो, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं बनाने में, कहां? लीवर के अंदर यूरिया बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्वॉल्व इन यूरिया सिंथेसिस, यूरिया बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब यूरिया उरिया मत सोचना कि मैं यहां समझाने लगूं फॉर्मूला लिख के, केमिस्ट्री में समझाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला वाला कौन है जो लैब में बनाता है, ऐसी कुछ बातें हैं। ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, ये यूरिया सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, यूरिया बनाने में। और यूरिया बनता है लीवर में, और लीवर में कहां बनता है? हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट, इसको क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट। लीवर के कोशिका को हेपेटोसाइट बोलते हैं, बस हो गया। लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हेपेटोसाइट बोलती हैं। वहां पे इन दोनों के द्वारा यूरिया बनता है। ठीक है, तो ये यूरिया बनाने में संलग्न रहते हैं। ठीक है, और ऑर्निथिन साइकिल इसको बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। जहां पे हेपेटोसाइट में यूरिया बन रहा है ना इन दोनों के द्वारा, उसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। अब कहोगे इसका और भी नाम है, जो बायोलॉजी वाले लोग होंगे जो अच्छे पढ़ के आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसको पता होगा कि यूरिया साइकिल के नाम से भी जाना जाता है इनको, यूरिया साइकिल के नाम से। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्रेब हैंसलेट साइकिल। क्रेब हैंसलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बट ये दो ध्यान रखना। ये हो गया, और उसके बाद देखो लिख लिए, क्रेब हैंसलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है इसको। अब रेयर एमिनो एसिड, रेयर एमिनो एसिड बनते बड़ा खतरनाक, अच्छा है इसकी बात है कि कैसे बनते हैं, बट वो वाली कहानी आपको नहीं जाननी है, अदरवाइज वो नीट का लेवल हो जाएगा या उससे भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन जैसे हैं, ये आपको यहां पे मिल जाएंगे, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। लेकिन आप ध्यान मत रखना इसको, हाइड्रोक्सी बता दे रहा हूं बस, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, और हाइड्रोक्सी, ये ध्यान मत रखना, मैं पहले बता दे रहा हूं, बस ऐसा सुन लो कैसा होता है। हाइड्रोक्सी लाइसिन पूछ लिया तो फिर तो बात ही अलग है। ठीक है, हाइड्रोक्सी लाइसिन। ठीक है, ये कहां मिलता है? कोलाजन प्रोटीन वगैरह होते हैं, कोलाजन प्रोटीन, इसलिए याद रख भी सकते हो। कोलाजन प्रोटीन जो होती है, कोलाजन प्रोटीन में मिलता है। अब बोलो कोलाजन प्रोटीन क्या है? सुनो, एनिमल वर्ल्ड में, जंतु जगत में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलता है वो कोलेजन प्रोटीन होता है। अपने दिमाग के चक्षु खोलिए और समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिए। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो कोलाजन है।
मैंने एक बताया था रूबिस्को, वो अलग है, वो पूरे बायोस्फीयर की बात कर रहा हूं, सिर्फ उसमें एनिमल ही नहीं आते हैं, ऐसा मत को अरे सर ने तो रूबिस्को भी बताया था। अरे भैया रूबिस्को में टोटल होल बायोस्फीयर की बात कर रहा हूं अर्थ पे, लेकिन एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है? कोलाजन प्रोटीन है। और तुम्हारे शरीर में भी सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है? ह्यूमन में कोलाजन ही है, कोलाजन ही है। तो होल एनिमल वर्ल्ड में बात कर लो या एनिमल वर्ल्ड को छोड़ लो, अपने तुम बॉडी में भी देख लो, सबसे ज्यादा कोलाजन प्रोटीन है। ठीक है, यहां पे कोलाजन प्रोटीन में पाए जाते हैं, ये कोलाजन प्रोटीन में पाए जाते हैं, इलास्टिन प्रोटीन में पाए जाते हैं, इलास्टिन प्रोटीन कोलाजन प्रोटीन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तुम्हारे ब्लड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है पता है? सीरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है तुम्हारे ब्लड में सबसे ज्यादा होता है। ये हो गया एमिनो एसिड्स की डिस्कशन, टाइप समझ में आ गया। ये जेनेटिक कोड के द्वारा इनकोड किए जाते हैं, कोडॉन्स वगैरह पढ़ोगे, ठीक है ना, तो वो एक एक कोडॉन से आप समझोगे कि AUG है तो किसी एमिनो एसिड को कोड कर रहा होगा, यानी कि AUG कोई एमिनो एसिड का नाम है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी अभी इतना सुनकर रखो, इतना पता चला ना, नहीं बताता तो समझ में नहीं आती। अभी कोडॉन वगैरह पढ़ोगे, न्यू क्या कहते हैं वहां पे जेनेटिक्स में, वहां पे पढ़ाई जाती है, लोग हवा नहीं लगता है, पता नहीं क्या बता रहे हैं। यही तो बेसिक है एमिनो एसिड, यही तो बेसिक है, प्रोटीन के लिए भी बेसिक यही है, सारी बेसिक यही पे है। ठीक है, अब देखो एमिनो एसिड्स में बहुत सारे टाइप्स को होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट शायद वो वाली टाइप आपको नहीं याद रखनी है, बट एक ध्यान रखना, सल्फर कंटेनिंग ऐसा एमिनो एसिड बहुत सारे टाइप के होते हैं। एसिडिक होता है, बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं, एलिफैटिक एमिनो एसिड होता है, हाइड्रोक्सी एलिफैटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, है ना, एमाइड साइड चेन एमिनो एसिड्स होते हैं, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। ये जो बताया, इसके अलावा जो ये टाइप है ना कि सल्फर है तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, ठीक है, ऐसे एसिडिक एमिनो एसिड्स है, बेसिक एमिनो एसिड्स है, इस प्रकार से भी हम लोग डिवाइड करके बैठे हुए हैं। बट आप ये ध्यान रखना, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कभी पूछ सकता है। जानते हो सल्फर तो बार बार एटमॉस्फेयर में सल्फर की कहानी बहुत चलती रहती है, बताऊंगा कि सल्फर क्या कहते हैं, डायनासोर क्यों मरे, क्या हुआ था उस समय, डायनासोर के समय क्या हुआ था, सारी चीजें बताऊंगा। सल्फर की क्या कहानी है, सल्फर कहां से निकलता है, इंडियन कोल में सल्फर की क्वांटिटी कम है, क्यों कम है, बाहरी कोल में सल्फर ज्यादा होता है, सब कुछ डिस्कशन करेगा साइंस टेक में। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ठीक है, जो एमिनो एसिड जिसके अंदर में सल्फर है, सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इसकी तैसी घुसा फुसा के सल्फर पूछते ही, ये पूछते हैं क्वेश्चन में। सिस्टीन कुछ साम नाम सुना हो, और मिथियोनिन भी है, वो भी सल्फर कंटेनिंग है, मिथियोनिन, ठीक है। तो सिस्टीन भी होता है कुछ, सिस्टाइन भी होता है कुछ, अभी मैं बताऊंगा। तो ये आप ध्यान रखना है, ये सिस्टीन जो है ये सल्फर कंटेनिंग है, और मिथियोनिन भी है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे ग्लाइसिन मैंने बताया था, ग्लाइसिन बताया था ना, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स है। ग्लाइसिन ये किसके अंदर है, सिंपलेस्ट है, तो ये ध्यान रखना ये एलिफैटिक है, एलिफैटिक एमिनो एसिड्स है, एलिफैटिक। अब एलिफैटिक क्या होता है, ये केमिस्ट्री की बात है, एरोमेटिक, एलिफैटिक, ये सारी केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री में समझा दूंगा, डिवीजन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिवीजन में समझाऊंगा जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। एलिफैटिक एमिनो एसिड है, ठीक है, सिस्टीन जो सिंपलेस्ट था, मैंने समझाया था, एलिफैटिक है, सिस्टीन। एलालीन भी होता है इसके अंदर में, एलालीन है, वैलिन है, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, प्रोलीन, सब इसी के अंदर आता है एलिफैटिक में। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, एलालीन, वैलिन, सब इसी के अंदर है। बट ग्लाइसिन ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर है, जितना तुम्हारी क्षमता है, क्षमता तो बहुत है याद करने की, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने ऊपर संदेह मत करो कि मैं याद कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, संदेह नहीं करो, सब याद कर लोगे, ठीक है। बस सुन लो, जैसे मैंने याद रखा है, सब कुछ याद तो नहीं रखा है एक्चुअली, सब कॉन्सेप्ट है, मैं इसकी डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ, सबका डायग्राम मुझे पता है, क्या फॉर्मूला है, क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, सब कुछ मुझे पता है। एमिनो एसिड्स जो है ज्यूटर आयन के फॉर्म में होते हैं, आइसोलेटेड पीएच के फॉर्म में होते हैं, ज्यूटर आयन, ये सारी चीजें डिटेल होती है, केमिस्ट्री की पार्ट है, बट आपके एग्जाम में जरूरत नहीं है। एलिफैटिक एमिनो एसिड्स हो गया। उसी तरीके से एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड समझते हो, ये याद रखना, एरोमेटिक में दो याद रखना, सुगंध वगैरह होते हैं ना, सुगंध जो होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, सुगंध जो होता है ना एक्चुअल महक गमक आती है किसी चीज से, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो। एरोमेटिक यहां नहीं लिखूं यार, इधर लिखो, एरोमेटिक, उल्टा चल रहा हूं, इसको इधर लिखना था, इसको इधर, लेकिन फिर भी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स यहां लिख रहा हूं,
एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, एलिफेटिक एग्जाम्पल यहां है, ग्लाइसिन वगैरह, बाकी मैंने बता दिया। ग्लाइसिन के अलावा एलालीन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोलिसिन है, प्रोलीन, सब इसी के एग्जाम्पल। ग्लाइसिन तो याद रखना, कुछ भी हो जाए ग्लाइसिन याद रखना है। एरोमेटिक में फिनाइल एलालीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, तो दो याद रखना है आपको, फिनाइल एलालीन भी है, टायरोसिन भी है, ट्रिप्टोफैन है। टायरोसिन याद रखो, कुछ समझाने वाला हूं, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन दो याद रखना। ये बहुत आपको ध्यान रखना है, ये सब यूज है, ये बस समझना। सर इतना लेवल क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भैया ये लेवल कुछ नहीं, एग्जांपल समझा रहा हूं, इसका यूज है भैया, यूज है। अभी देखो कैसे यूज दिखाता हूं, ऐसा मत समझना। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन दो याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद आपको एसिडिक एमिनो एसिड की बात करें, एसिडिक की, एसिडिक एमिनो एसिड्स कौन है? तो भैया वो सिंपल है, याद रखना, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड खुद एसिड है, तो एमिनो एसिड्स ये एसिडिक वाले हैं, और एस्पार्टिक एसिड एमिनो एसिड जो है ये एसिडिक एमिनो एसिड है, ठीक है। ये दो तीन ध्यान रखना, बस हो गया। बाकी चीजें नहीं बता रहा हूं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, बस ये बेसिक था, इतना आपको पता होना चाहिए। एग्जाम वाले तो बहुत कुछ पूछ रहे हैं, भैया इतना समझ जाओ, तुमने पेपर नहीं देखा है, तो मैं पेपर लेके आऊंगा, अब सारे क्वेश्चन 10-12 साल का दिखाऊंगा आपको, मैंने क्या पढ़ाया है और कितने कॉन्सेप्ट से मेरे क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में मैं क्या करूं, डील, केमिस्ट्री हर जगह घुसती है एक्चुअली, लेकिन मैं फिर भी जितना हो सकता है ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। सल्फर मैंने इसलिए दिखाया, एग्जामिनर सल्फर पे तो जूझा हुआ है, सल्फर कहां से मीट होता है ना, ऐसे घुसा देगा। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड क्या है? ये दो है, सिस्टीन और मिथियोनिन, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखो, मैंने बताया था कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, और अगर डिफाइन करोगे तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है, दो टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड फिर से लिख लो ऐसे, बाकी मैंने बहुत सारा डिवीजन करके दिखाया, ये एक और ऐसे पढ़ सकते हैं, इसेंशियल के फॉर्म में पढ़ सकते हैं एमिनो एसिड्स को, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल, ठीक है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो, जितने टाइप में आपको समझाना है मैंने समझा दिया है एमिनो एसिड्स को, ठीक है। ये भी एक टाइप है इस प्रकार से, ठीक है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल। देखो जो ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन की बात करें, इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं ह्यूमन से पहले समझ लो। इसेंशियल एमिनो एसिड्स वो एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमको बाहर से डाइट में लेना पड़े, फूड में लेना पड़े, बॉडी में नहीं बनती है, ये बॉडी में नहीं बनती। इसेंशियल है मतलब कि बॉडी में नहीं बन रही है, एमिनो एसिड्स बॉडी में भी बनते हैं, वो ये वाले हैं, लेकिन जो बॉडी में नहीं बन रही है तो क्या करोगे भैया, खाना पीना लो बाहर से, उसमें एमिनो एसिड होगा। अब ये खाना लोगे तो प्रोटीन होगा ना, पनीर खा रहे हो तो प्रोटीन है, अब प्रोटीन किसी से बना है, एमिनो एसिड से बना है, तो भैया एमिनो एसिड मिल गई ना, ऐसे एमिनो एसिड्स मिल गई आपको। तो इस तरीके से डाइट के माध्यम से, फूड के माध्यम से आप जो एमिनो एसिड बाहर से लेते हो वो इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, तो दे आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब फूड से लेना है। और ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये बनते हैं, शरीर के अंदर बनते हैं ये एक्चुअली, ठीक है। कैसे बनते हैं थोड़ा समझा दूंगा मैं। तो देखो ह्यूमन जो है जैसे कि एक्चुअली 10-10 बताए जाते हैं कि 10 एमिनो एसिड्स इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल है, ठीक है। और टोटल कितने हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं? 20, टोटल तो 20 है प्रोटीन बनाने में भाग लेने वाले, उसमें से 10 इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल वाले हमें खाना से लेना पड़ेगा बाहर से, और ये 10 नॉन इसेंशियल हमारे बॉडी में बन जाती है, ठीक है, ये समझना है आपको। तो 10 इसेंशियल में से देखो ह्यूमन जो है इसमें से 8 ऐसे एमिनो एसिड्स हैं ह्यूमन में, जो एडल्ट ह्यूमन है, जैसे आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा, आपको अगर समझना है, ह्यूमन जो है नहीं सिंथेसाइज कर सकता है, ह्यूमन जो है नहीं सिंथेसाइज कर सकता है 8 एमिनो एसिड्स, 8 एमिनो एसिड्स जो है ह्यूमन सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। तो ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स 10 है, ये जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनाता है, लेकिन 8 ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, वो है इसेंशियल एमिनो एसिड्स, जो कि बाहर से लेना है, ठीक है। 10 तो टोटल मैंने बता दिया, लेकिन उसमें से 8 जो है, 10 में से 8 जो है जो ह्यूमन सिंथेसाइज बॉडी में नहीं कर पाएगा, तो कहां से लेना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा। तो 8 ह्यूमन के लिए है जो बाहर से लेना पड़ेगा, 8 एमिनो एसिड है ना, फूड के माध्यम से, ठीक है। एक्चुअली 10 है, लेकिन 10 में से 8 होते हैं जो ह्यूमन को बाहर से लेना पड़ता है फूड के माध्यम से, जो कि एमिनो एसिड्स होंगे इसेंशियल वाले, ठीक है। तो ह्यूमन के लिए 8 है, ठीक है, ये आपको डाइट में लेना पड़ेगा, ये प्रेजेंट होते हैं डाइट में, डाइट से लोगे तो आपको मिल जाएगा। और एनिमल जो होता है, नॉर्मल एनिमल की बात कर लो, वो 7 एमिनो एसिड्स उनके लिए होते हैं, 7 एमिनो एसिड्स, वो 7 ऐसे एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं उनके लिए जो सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, उनको फूड में लेना है, चाहे घास चरे चाहे कुछ भी चरे, जहां से भी लेना है, वो 7 ऐसे एमिनो एसिड्स उनके लिए, हमारे लिए 8 है, बस इतना ध्यान रखना।
है ना, इसेंशियल एमिनो एसिड की बात कर रहा हूं। मैंने 10 बताया टोटल, उसमें से 8 ह्यूमन के लिए है जो नहीं सिंथेसाइज कर पाता है बॉडी में, बाहर से लेना है, और एनिमल 7 है जो 7 बाहर से लेते हैं, फूड से, डाइट वगैरह खाना खाओगे ना बाहर से कुछ भी, उसके माध्यम से। और ये वाले तो बॉडी में बनते हैं, ये वाले तो हमारे बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और समझो 10 इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, उसमें से 8 जो है ह्यूमन नहीं बना पाएगा भैया, मतलब 8 जो है उसके लिए इसेंशियल है, जो कि ह्यूमन बॉडी में सेंसाइज नहीं कर पाता है, तो ये बाहर से लेना पड़ेगा। तो क्या है, कैसे कैसे बाहर से, कितने हैं वो 8, मैंने बताया था ना, वेलिन, 8 सुन लो, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मिथ्योनिन, और मिथ्योनिन के बाद थ्रियोनिन, ये 8 हैं, 8 हैं जो ये बाहर से लेना है। डाइट खाओगे, कुछ खाना खाओगे, प्रोटीन वगैरह आएगी, उसके माध्यम से एमिनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो ये 8 इनके होते हैं, एनिमल में 7 होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स आपको 8 हैं एनिमल के लिए, क्या कहते हैं, ह्यूमन के लिए 8 है, और एनिमल के लिए 7 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, ठीक है। लेकिन होते 10 में डिवाइड किया गया है नॉर्मली, 10 ध्यान रखना, लेकिन उसमें से 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स ह्यूमन के लिए है और 7 एनिमल के लिए है, एनिमल में, है ना, जानवरों में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है, 10 में से 8 इसेंशियल है, मतलब हम नहीं बना सकते, हमको बाहर से लेना पड़ेगा। जानवर हैं, जानवर कहते हैं हम ये 7 नहीं बना सकते, बाहर से लेना पड़ेगा, है ना, खाना जो भी डाइट बाहर से खाएंगे वो। तो ये हो गया 8, मैंने एग्जांपल बता भी दिया कौन कौन 8 है जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, जो हम बना नहीं सकते हैं, बाहर से लेना पड़ता है फूड के माध्यम से। वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, ये 8 है। अब आपको ध्यान रखना है तो रख लेना, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी 2-3 तो ध्यान रख लेना कि वेलिन है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये ध्यान रखना। वेलिन लिख लो, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन, ये इतना ध्यान रखना, बस इतना, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी 8 होते हैं, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, और भी है, फिनाइल एलानिन वगैरह भी है, बट इतना तो कम से कम ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कितने हैं भैया, नॉन इसेंशियल में जैसे बहुत सारे हैं, नॉन इसेंशियल में जो ये बॉडी में बन जाते हैं, अब कैसे बनते हैं ये सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत जानना। बॉडी में अपने आप ये बॉडी बना लेते हैं, ये वो तो नहीं बना पाते, बाहर से लेना पड़ता है फूड से, ये वाले बना लेते हैं, बॉडी अपने आप बना लेगा इसको, और ये बनता है लीवर में, लीवर बनाता है इसको, लीवर इसको बनाता है, इसको ध्यान रखना है। और किस प्रोसेस से बनाता है, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन होती है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो बॉडी बनाती है, जो लोग बोलते हैं कि बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, लीवर के अंदर होता है ये काम, और लीवर में कौन सा प्रोसेस है, उस रिएक्शन का नाम है ट्रांस एमाइनेशन, ठीक है। एक ट्रांस एस्टरिफिकेशन भी होता है। ये सारी चीजें मैं आपको जब बायोमास वगैरह पढ़ाऊंगा ना, बायोमास, वहां पे भी समझ में आएगी आपको, बायोमास में कुछ फ्यूल वगैरह जो बनाते हैं साइंस टेक में, वहां बताऊंगा। लेकिन ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस है, इस माध्यम से लीवर में होता है, हम ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स बना लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस रिएक्शन से। और सबसे पहले इसमें जो एमिनो एसिड बनता है, सबसे पहले जो एमिनो एसिड बनेगा नॉन इसेंशियल में, सबसे पहले जो एमिनो एसिड बनता है वो है ग्लूटामिक एमिनो एसिड्स, ग्लूटामिक एमिनो एसिड बनता है सबसे पहले, और इससे बाकी के एमिनो एसिड बना लिए जाते हैं। पहले बनता है इसमें ग्लूटामिक एसिड, और बाकी के एमिनो एसिड ग्लूटामिक से ही बना लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कौन सा है लीवर के अंदर, ट्रांस एमाइनेशन, जिसके माध्यम से ये सारे एमिनो एसिड बनते हैं नॉन इसेंशियल, ठीक है, बॉडी के अंदर। और ये तो जानते हो बॉडी में बनते नहीं है, बाहर से लेना पड़ता है। तो हमारे लिए 8 है जो बाहर से लेना है, एनिमल के लिए 7 है जो बाहर से लेना है, फूड से, डाइट से, खाना खाओ, प्रोटीन खाओ, दाल खाओ, राजमा खाओ, चावल खाओ, जैसे जहां से ले लो डाइट से मिलेगा, ये वाले बॉडी बना लेते हैं। लीवर ध्यान रखना, मेटाबॉलिक फैक्ट्री होता है लीवर, लीवर में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखो, हो गया, ये ध्यान रखोगे। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, बट आप मत ध्यान रखो, वो वाली बात ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना है कि ग्लूटामिक एसिड पहले बनता है, उसी से सारे एमिनो एसिड जो है ये वाले नॉन इसेंशियल जो 10 मैं बता रहा हूं, ये सब बन जाते हैं ग्लूटामिक एसिड से, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन के द्वारा लीवर में जो होता है, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं, इतना आपको पता है ना, निश्चिंत रहोगे, किताब उताब तो छूना मत, कुछ मिलेगा नहीं, सारी चीजें अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जब मैं पढ़ाऊं तो किताब की क्या जरूरत है,
मैंने थोड़ी ना किताब देख के तुमको चटा दिया। तुमको जब दिख रहा है कि मैं खुद ऐसे सब कुछ ध्यान है मुझे, आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो सब ध्यान रहेगा, नहीं समझोगे रटोगे। लूसेंट में जो रटते हो ना, लूसेंट में बाकी टीचर जो लिख देते हैं सीधा सीधा पढ़ देते हैं, गलत चीज है। टीचिंग ऐसे नहीं होती है, ठीक है, समझाना पड़ता है, ठीक है, चीजों को नहीं समझाओगे। एग्जाम का लेवल आजकल यूपीएससी पढ़ा रहे हो भैया, अब थोड़ी ना आप पुरातन काल वाली लेवल पे चल रहे हैं वो लोग, अब आगे आ चुके हैं वो लोग। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 पॉइंट में लिखवाता हूं। एक, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन है बताओ जल्दी। सिंपलेस्ट, सबसे साधारण एमिनो एसिड, ए मतलब एमिनो एसिड, कौन है? ग्लाइसिन, ठीक है। फॉर्मूला लिख दूं क्या? लिखो, ले ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड है। सिंपलेस्ट मैंने बताया भी था, बनाया भी था, ठीक है। ये हो गया सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, जो कि क्या है? ग्लाइसिन है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड कौन है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड कौन है? मिटा दो इसको, इसको मिटा दो। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन,